हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको क्लास 7 का ये कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन है 2022-23 का करवाने जा रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस वीडियो को आप प्रैक्टिस के तौर पर लीजिएगा, ठीक है। मैं इससे पहले भी आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में एसएसटी की सारी वीडियोस देख लेना, ठीक है। 7 क्लास की प्लेलिस्ट बना रखी हो, ठीक है। तो देखिए, लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर भी पेपर का पैटर्न सेम है, तो आप जब इसको देखोगे तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये हिंदी में है, फिर यहाँ पर इंग्लिश में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा, प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट। ये गलत लिखा हुआ, ठीक है, सीधे। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, बताओ उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में देखो, ये कह रहा वो नैरो जोन जहां पे अर्थ में लैंड, वाटर और एयर इंटरेक्ट होकर लाइफ को सपोर्ट करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जैव मंडल। क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। फिर नेक्स्ट है, वाराणसी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? देखो कैसे क्वेश्चन आया, आप इसके जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना अगर आपको सही में बहुत अच्छे स्कोर करना है तो, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ, वाराणसी जो है वो किसके किनारे? वाराणसी के बारे में तो न्यूज़ में भी बहुत आता रहता है, आपको पता ही होगा किस नदी के किनारे है। गंगा रिवर के किनारे है ना। तो आप जो भी आपके बुक में स्टेट दे रखे हैं या शहर या सिटी दे रखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी रिवर है। ये कह रहा है, बहुमत प्राप्त करने वाले शासक दल को क्या कहते हैं? देखो, जिसको मेजोरिटी मिल जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? मेजोरिटी जिसको मिलेगी वो तो गवर्नमेंट बनाएगा ना, और जब वो गवर्नमेंट बनाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? रूलिंग पार्टी। क्या बोलेंगे? रूलिंग पार्टी, यानी कि सत्ताधारी पार्टी बोलेंगे, ठीक है। आप अपने आप करते रहना और देखना आपके कितने आंसर ठीक निकलते हैं, कमेंट करके बताना कितने सही थे आपके। फिर नेक्स्ट है, फिफ्थ, ये कह रहा है मानस वन्य प्राणी अभयवन कहाँ स्थित है? इंग्लिश में कह रहा है कि जो मानस है ना, मानस लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? तो ये असम के अंदर है। कहाँ पर है डियर? असम के अंदर है। फिर ये कह रहा है इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछ रहा है कि जो इमाम बाड़ा है ना, वो कहाँ पर स्थित है डियर? जो इमाम बाड़ा है वो लखनऊ में स्थित है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? बी। फिर ये नेक्स्ट है, इनमें से किस राजा ने जंतर मंतर बनवाया था? तो कौन सा राजा जिसने जंतर मंतर बनवाया था? तो मैं आपको बता दूं, सवाई जयसिंह ने जो है जंतर मंतर बनाया था, ठीक है। इसने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स बिल्ट जंतर मंतर, तो वो सवाई जयसिंह ने बनाया था। फिर नेक्स्ट है, इनमें कौन सा मानवीय पर्यावरण का एक घटक है? मतलब कौन मानवीय पर्यावरण, मतलब कौन मानव के पर्यावरण से जुड़ा हुआ है? इंग्लिश में देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। ह्यूमन एनवायरमेंट से कौन जुड़ी हुई चीज है? समुदाय होता है, कम्युनिटी होती है। अच्छा, ये दिखाई नहीं दिया होगा आपको, ठीक है, कम्युनिटी, ठीक है, यहाँ पर समुदाय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है मिनहाज ए सिराज कौन था? तो वो नाटककार था, कवि था, राजनीतिज्ञ था, ये इतिहासकार था। देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि वो कौन था? मिनाज सिराज वो इतिहासकार था, हिस्टोरियन था, ठीक है। हु वाज मिनाज सिराज? हिस्टोरियन। फिर नेक्स्ट है, गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? तो उन्हें हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ ना, गुरु अंगद देव जी। तो चैप्टर पढ़ोगे तो आप सारे कर लोगे, अगर आप केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर पे रहोगे तब आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर ये कह रहा है, ऐसे इंग्लिश में हो गया, whom did गुरु नानक अपॉइंटेड हिज सक्सेसर, तो गुरु अंगद देव जी को, ठीक है। पहले इनका नाम अंगद देव नहीं था, कमेंट करके बताना इनका नाम क्या था, क्योंकि ये गुरु नानक देव से जुड़ गए थे, उनको गुरु नानक जी ने जो है ना इनको अपना अंग माना, इसलिए इनका नाम अंगद देव पड़ गया। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि इनका नाम पहला क्या था, ठीक है। तो मुझे कमेंट में चाहिए आंसर, और फिर जैसे किसी बच्चे ने आंसर दे दिया तो बाकी उसको लाइक कर देना। इससे क्या होगा कि पढ़ाई का थोड़ा माहौल बना जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं होती है? ये कह रहा है इन विच लेयर ऑफ ऑफ द एटमोसफेयर। देख लो कैसे क्वेश्चन है, जो पूरी पूरी लेयर दे रखी है ना आपके बुक में बना रखी, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं एटमोसफेयर में, तो आपको उसी के रिगार्डिंग अच्छे से देखना इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि इन विच लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेनन अकर्स, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। क्षोभ मंडल के अंदर ये सब पाया जाता है। हिंदी में पढ़ देता हूँ,
वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं होती हैं? तो इसका आंसर क्या है? क्षोभ मंडल। ठीक है, अब आजिए 11वें क्वेश्चन पर। ये कह रहा है निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं क्या कहलाती हैं? ये आपके पास ऑप्शन है। इंग्लिश में देखो, स्ट्रीम्स और वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन आर कॉल्ड। तो बताओ उसे क्या बोला जाता है जो एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलती है? उसे महासागरीय धाराएं कहते हैं, ओशन करंट कहते हैं। देख लो, बुक के अंदर से आए हुए क्वेश्चन, अगर पूरी तैयार करनी तो बुक के अंदर से एक बार सारा रीड कर लो। ठीक है, मुगल काल में वित्तीय अधिकारी को क्या कहते थे? बताओ, मतलब व्हाट वाज द फाइनेंशियल ऑफिसर कॉल्ड इन मुगल पीरियड? तो मुगल पीरियड में क्या बोलते थे उसे? उसे बोला जाता था दीवान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 2 से 5 नंबर वाले हैं। ये कह रहा है संत कबीर के किन उपदेशों को आप अपने जीवन में अपनाना चाहोगे और क्यों? ठीक है, देखो कबीर जी के उपदेश यहाँ पर बताए गए हैं और आप किनको अपनाना चाहोगे और क्यों अपनाना चाहोगे, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ आपको। जैसे आप कुछ भी बना के लिख सकते हो, क्योंकि आपसे पूछा गया, जैसे हमें जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, और हमें सत्य बोलना चाहिए, नेक कर्म करने चाहिए। ठीक है, और भी इन्होंने बोला था, जैसे ये निर्गुण भक्ति की बात करते थे। ठीक है, निर्गुण भक्ति करनी चाहिए। तो जो भी आपको सही लगता है आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ विंड। देखिए यहाँ पर हिंदी में अवेलेबल है, तो आपने पढ़ा होगा, एक परमानेंट विंड्स थी, एक सीजनल विंड्स थी, और एक लोकल विंड्स थी, है ना? तो आप इंग्लिश में अपनी जियोग्राफी की बुक में देख लेना, उसमें मेंशन किया गया है। तो आपको बता दिया मैंने, स्थानीय पवने, मौसमी पवने और स्थायी पवने। मतलब स्थायी, मौसमी और स्थानीय। स्थायी मतलब होता है जो पूरे साल रहती हैं, मौसमी जो किसी मौसम के बदलने पर ही आती हैं या ऋतु के आने पर आती हैं, और स्थानीय मतलब जो किसी विशेष जगह पर पाई जाती है, हर जगह नहीं पाई जाती। जैसे आप लू का एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपको डिफरेंस बताना, टेम्परेचर और इंसोलेशन में क्या डिफरेंट होता है। ये कह रहा है तापमान और आतपन में अंतर आपको बताना है। एक मिनट, यहाँ आपने देखा नहीं होगा, थोड़ा छोटा कर दूं यहाँ पे, हाँ। ये देखो यहाँ पर ना, ये पूछ रहा है तापमान और आतपन में आपको अंतर बताना है। देखिए हिंदी में मेंशन किया गया, जो टेम्परेचर है वो वायु में मौजूद ताप और शीतलता का परिमाण है, और आतपन सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक ले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में, यहाँ पर आप देख लो ये वाला। अब जो कुछ क्वेश्चन जो हिंदी में अवेलेबल है ना, आप बुक से करिएगा। ठीक है ना? तो नैनार संत डैश क्यों पा सकते हैं? आपको बताना है जो नैनार है वो किसकी मतलब पूजा करते थे। देखो मैंने आपको बताया भी था कि नैनार है ना, तो तीसरी आग नैन, तो वो शिव की आराधना करते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो यहाँ पे बोले जयदेव ने डैश की रचना की थी, बताओ जयदेव ने किसकी? अच्छा इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जयदेव जो है ना कंपोज क्या किया था, गीत गोविंद बनाया था। और नैनार जो संत है वो किसकी डिवोटेड है? किसकी डिवोटेड है? शिव के। ठीक है, नैनार मतलब तीसरी आग, और अलवार विष्णु के थे। ठीक है, अगर अलवार आ जाएगा ना तो आप बता देना वो लॉर्ड विष्णु के थे। ठीक है, उसके बाद गुरु नानक वाज बोर्न एट, गुरु नानक जी जो है वो जो कहाँ पर पैदा हुए थे? तो वो तलवंडी में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? तलवंडी में। ठीक है, ये कह रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 3 प्रोविजन बताने टू एस्टैब्लिश इक्वलिटी गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान द्वारा दिए गए समानता स्थापित करने वाले किन्हीं 3 प्रावधानों को लिखिए। तो आप कोई भी 3 बातें बता सकते हो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सब इक्वल है। जैसे आप बोलोगे कि लो सबके लिए इक्वल है। ठीक है, लो इज इक्वल फॉर ऑल। ठीक है, और आप क्या बता सकते हो कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द कास्ट, कलर एंड क्रीड, ऑल आर इक्वल, एंड एवरी पर्सन वुड बी गेट इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क। मतलब अगर इक्वल वर्क है तो इक्वल सैलरी गेट करेगा। ठीक है ना? तो ये इक्वलिटी के रिगार्डिंग है, तो यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान होगा, किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए पूरा अधिकार होगा। मतलब एवरी पर्सन कैन विजिट इन पब्लिक प्लेस। ठीक है ना? किसी पब्लिक प्लेस में कोई भी जो पर्सन है वो विजिट कर सकता है, वो इक्वल उसको राइट है। मतलब पब्लिक प्लेस मतलब जैसे होटल हो गए, पार्क हो गए, ठीक है, रोड हो गए, तो कोई भी पब्लिक प्लेस पे जा सकता है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात का एक सुविकसित तंत्र उपस्थित है, तो कैसे? देखो पता है, ये कह रहा है कि इंग्लिश में कह रहा है अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट इज प्रेजेंट इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। पता है क्यों बोल रहा है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वहां पर ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा अवेलेबल है? क्योंकि देखो आप बोलोगे क्योंकि ये प्लेन है, यहाँ पर जो रोड है ना, रोड उसको इजिली जो है ना बनाया जा सकता है। हाँ है ना, यहाँ पर जो है वो रिवर है, यहाँ पर फैसिलिटीज है, यहाँ पर पॉपुलेशन है, यहाँ पर डिमांड है। ठीक है ना, तो आप ये सारे रीजन के रीजन अपने आप बता सकते हो। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर एक बार दिखा देता हूँ, आप ये देख लो। देखिए ये सारे आंसर इसके पॉइंट बता रखे चार, कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के चार मार्ग सुविकसित हैं, मैदानी इलाकों में सड़क मार्ग और रेल मार्ग की सुगम व्यवस्था आसानी से बनाए जा सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में बना बना के भी लिख सकते हो, बाकी आप ये पढ़ना चाहे पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों देख लो। ये कह रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहा जाता है, और ये कह रहा है क्या रीजन है हाई डेंसिटी के गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर। तो पता है पॉपुलेशन डेंसिटी किसे कहते हैं? मतलब जब पर स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब अगर आपसे पूछेगा ना व्हाट डू मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी, आप बोलोगे पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसे बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि रीजन बताओ कि भाई गंगा ब्रह्मपुत्र में क्यों रहते हैं, दोनों में से एक करना है। आप बोल दोगे ना वहां पर जो प्लेन एरिया है वहां पे वाटर अवेलेबल है, वहां पे जो मिट्टी है वो क्या है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है। ठीक है ना, वहां पर रेन जो होती है वो अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को वाटर फैसिलिटीज या और भी बहुत सारे जो वर्क है वो इजिली जो है पीपल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हो, इस जनसंख्या घनत्व एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या होती है। यार ना एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उससे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ये बहुत सारे पॉइंट होते हैं इसको, कि वहां पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा क्यों रहती है, बता दो कहाँ पे, गंगा ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, मेन तो क्या है वहां पर, क्या है, वाटर अवेलेबल है, प्लेन रोड वगैरह इजिली वहां पे बनाए जा सकते हैं, यस या नो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है यदि आप एक खिलौना किसी मॉल से खरीदते हैं तो वह महंगा आता है, लेकिन वैसा ही खिलौना आप साप्ताहिक बाजार से खरीदते हैं तो वह सस्ता आता है, ऐसा क्यों? देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया है, मतलब आपकी बेसिक नॉलेज के ऊपर है। ठीक है, वैसे तो बुक से ही है कि भाई साप्ताहिक बाजार और जो फिक्स शॉप होती है, जो स्थायी बाजार होता है, उनमें क्या अंतर होता है। तो आप बता दोगे ना आराम से कि भाई महंगा खिलौना क्यों होता है स्थायी दुकानों पर, और जो साप्ताहिक बाजार है उसमें सस्ता क्यों होता है। आप बोलोगे भाई देखो, आप यहाँ पर से पढ़ भी सकते हैं, आप ये मेन बोलोगे कि भाई देखिए जो मार्केट होती है ना, जो फिक्स मार्केट होती है, वहां पर जो है ना सैलरी प्रोवाइड करनी पड़ती है वर्कर्स को, उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्रांडेड होता है, रियल क्वालिटी की जो है ना क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है, उन्हें एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, इसलिए वो कॉस्टली होता है। और फिर अगले पॉइंट में लिखते हैं ना वीकली मार्केट में चीप इसलिए अवेलेबल होता है क्योंकि उन्हें जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करना पड़ता। ठीक है ना, और जो है उन्हें वर्कर्स वगैरह उन्होंने इतने हायर नहीं किए होते। ठीक है, और उनका ब्रांडेड जो है ना नॉर्मली प्रोडक्ट नहीं पाया जाता और वो नॉर्मल होता है। इस तरीके से आप बना के लिख सकते हो, हिंदी में लिखा है तो इसलिए थोड़ा इंग्लिश में बता रहा हूँ ताकि इंग्लिश वाले बच्चे जो है वो आइडिया ले सके। ठीक है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये ना पैसेज में है, देखिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अफसाना मंसूरी है तो सिर्फ 13 वर्ष की, पर वह अभी से दीवार फांद चुकी है। ओहो, वह दीवार जो उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच है, अच्छा अच्छा, समाज द्वारा खड़ी की गई दीवार, मतलब समाज ने जो खड़ी करी है, उस लड़की के सामने जो अपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती है, लिंग भेद की दीवार भी जो उसकी माँ ने उसके सामने खड़ी कर रखी है, मतलब लड़का लड़की के आधार पर उसकी माँ भी उसे भेदभाव करती है। आज अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है, मुंबई की नागपड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की, देख लो कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई लड़की। आज यह प्रेरणा है 5 अन्य लड़कियों के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर पहुंची है बास्केटबॉल कोर्ट में, देख लो। ठीक है, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने अब हिंदी में पढ़ते कि एक बार बच्चों को समझ में आ जाएगा। ये वो 13 years old है। ठीक है, उसने जो है ना बॉल्स को जंप कर लिया, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह थे, जो उसके घर के अंदर डिस्क्रिमिनेशन थे ना जेंडर के बेस पर, उसने इन सबको ब्रेक कर दिया और जो है ना मतलब बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। और 5 लड़कियां उसी के पास आई हैं जो अब वो आगे बढ़ने की सोच रही है। तो अब पहला क्वेश्चन ये क्या है कि अफसाना मंसूरी कितने वर्ष की उम्र में समाज द्वारा खड़ी हुई दीवार को पार कर चुकी है, हमने पढ़ लिया 13। फिर अफसाना मंसूरी आज कहाँ पहुंच चुकी है,
तो वो नागपाड़ा बास्केट एसोसिएशन में पहुंच चुकी है। ठीक है ना, ये ऐसे इंग्लिश में भी आप पढ़ लोगे, है ना। ठीक है, वैसे पैसेज में पढ़ता नहीं, लेकिन तो मैंने कहा चलो इतना कर रहा हूँ तो कर देता हूँ थोड़ा सा ना। फिर पैसेज तो देखो कोई सी भी आ सकती है, आप पढ़कर जो है ना उसको कर लीजिएगा। और थर्ड का क्वेश्चन है कि हाउ डिड अफसाना बिकम एन इंस्पिरेशन टू 5 अदर गर्ल्स लाइक हर सर। बताओ 5 लड़कियों के लिए कैसे इतनी बड़ी इंस्पिरेशन बन गई, क्योंकि उसने इतना बड़ा गोल जो हासिल कर लिया और वो बास्केटबॉल की प्लेयर भी बन गई है। और उसने जो बुराइयां थी, जो कंडीशन थी, उनसे लड़ा है, तब जाके इसे डी आएगा। हिंदी में लगता है पीछे रह गया होगा, उसे ये रहा ना हिंदी में, यहाँ पर तो अप्रोक्स सभी आ जाएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखो आप पैसेज है, फिर से पैसेज है, और पैसेज को पढ़कर फिर आपको इसके आंसर देने हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसे। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है। ठीक है, देख लो बच्चों के मन में पहले से ही है कि वो लड़के की तरह जन्म लेते हैं, लड़की की तरह, मतलब पहले ही बैठे हुए हैं। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि सच्चाई यही है क्या। अगर हम यह कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। मतलब बांट दिया गया है कि भाई लड़की है तो लड़की रो जाएगी, लड़के नहीं रोएंगे। मतलब लड़कों को रोना नहीं आता, ये मतलब एक तरीके की क्या बना चुकी है, स्टीरियोटाइप बना रखे हैं और प्रेjuडिce बना रखे हैं। मतलब कई प्रकार की विचारधारा फैली हुई है। ठीक है ना, समाज में लड़कियों और लड़कियों के बीच भेदभाव कहलाता है, क्या कहलाता है? लड़का लड़की का भेदभाव क्या कहलाता है? लिंग भेद कहलाता है। ठीक है ना। तो अगर बॉयज गर्ल्स के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ना, उसे हम बोलते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हैं? जेंडर। तो वैसे पैसेज से ही हमें पता लग रहा है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, देखो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है कि दे आर गुड एट कुकिंग, वह खाना बनाने में अच्छी हैं। टू whom, बताओ ये किसके लिए जोड़ा जाता है कि खाना बनाने में अच्छी है? देखो ये क्वेश्चन पैसेज में नहीं मिलेगा आपको, तो कुछ चीजें आपसे ऐसी पूछेगा डीपली। ठीक है, तो वे खाना बनाने में निपुण है, तो किसके लिए यूज किया जाता है? लड़कियों के लिए। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी के लिए अगर प्रोग्रेस करनी है, तरक्की करनी है, और ए कंट्री डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, तो अगर भेदभाव करेंगे तो ये क्या है? अगर तरक्की के लिए क्या है? ये रुकावट है ना। तो क्या ऑब्स्टेकल है? क्या डियर? ऑब्स्टेकल। ठीक है, हिंदी में देखो यहाँ पे कहाँ पर लिखा है, यहाँ लिखा ऊपर बाधा के। फिर दोबारा से पैसेज है डियर। ठीक है, अब पैसेज को पढ़ के इसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो इसके आंसर इसी में ही मिल जाएंगे या हमें अलग से जो है ढूंढने पड़ेंगे, अपने आप लिखने पड़ेंगे। ये हिंदी में, ठीक है, और ये इंग्लिश में। ठीक है, तो पढ़ देते हैं। तो देखो ये कह रहा है, पुराने मुगल प्रांत से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। देख लो, पुराने मुगल प्रांतों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पुराने मुगल प्रांतों की बात कर रहा है, और प्रमुख कौन थे? ठीक है, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीन ये तीनों राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। और इन तीनों राज्यों के संस्थापक सादत खान, अवध, मुर्शीद कुली खान, बंगाल, आसफ जहां, हैदराबाद ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबारों में ऊंचा स्थान था। पातशाह को उन पर भरोसा और विश्वास था। ठीक है, तो पुराने मुगल प्रांतों से बने किन्हीं 2 नए राज्यों के नाम बताने हैं। तो देखो कितना आसान है, आपसे नए पूछ रहा है तो आप बता दोगे। देखो ये इसी में है। ठीक है, ये आंसर है अवध, बंगाल, हैदराबाद। और फिर नेक्स्ट पूछा गया था यहाँ पर आपसे कि मुर्शीद कुली खान किस राज्य का संस्थापक है? तो ये बंगाल का संस्थापक। और फिर दरबार में किनका स्थान ऊंचा था और क्यों? तो सारा पैसेज में है, मैंने सिर्फ आंसर आंसर बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में अभी आपको लास्ट में सारा आंसर इकट्ठे दिखा दूंगा। ठीक है। ठीक है, अब ये देखो ये पैसेज थी। अब फिर एग्जाम में देखो मैप में क्या क्या है। मैप में देख लो मालवा, गुजरात, हैदराबाद, बंगाल और अवध आपको भरना था। ठीक है, अब ये सारे आंसर आप एक बार देख लो। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि वो ना मैप का जो कागज था उसमें जॉइंट था, तो मैप वर्क तो फिर फट गया, आप देख सकते हैं।
11वीं की पैसेज पढ़ सकते हैं। और मैप में यही आया था, आप देख लो अच्छे से, गुजरात कहाँ है, मालवा कहाँ है, अवध कहाँ है, बंगाल कहाँ है, हैदराबाद कहाँ है। ठीक है, तो आप अच्छे से ना प्रैक्टिस कर लो, और ये मैप का क्वेश्चन देख लो आप यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो दृष्टि वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए भी लिखा हुआ है, क्योंकि उनको आंसर देने पड़ते हैं क्वेश्चन के। ठीक है, अब मैं ना आपको इंग्लिश में पूरे के पूरे सारे आंसर दिखा रहा हूँ। तो जिन बच्चों को इंग्लिश में, अगर जो मैंने समझाए थे ना इंग्लिश में देखना, तो इंग्लिश में देख दो। ये ना जो गूगल ट्रांसलेटर है उससे मैंने ट्रांसलेट कर दिया मैंने। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं आराम से सारे आंसर।